पराशर इनसे बातचीत जर्स के और साथ ही विश्वजीत पराशर के साथ जुड़ गए हैं। ये भी एक म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट हैं और लगातार हमारे शो में शिरकत करते हैं। आप दोनों का स्वागत है इस खास पेशकश में। रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इनवीट्स की अगर हम बात करें, म्यूचुअल फंड्स के निवेश को लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने कंसल्टेशन पेपर जारी कर दिया है। अब सेबी ने निवेश की सीमा बढ़ाने के यहाँ पर प्रस्ताव रखे हैं, इसको थोड़ा सा इक्विटी में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि कुछ स्टेक होल्डर्स ऐसे भी हैं जो को हाइब्रिड कैटेगरी में रखने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पंकज जी, ओवरऑल कैपिटल इनफ्लो और डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए प्रपोजल दिया गया है। एक आम निवेशक के लिहाज से अगर मैं इस खबर को समझना चाहूँ तो ये खबर किस काम की रह सकती है? कविता जी नमस्कार। विश्वजीत जी, देखिए डिफरेंट एसेट एलोकेशंस की अपनी इंपॉर्टेंस होती है। तो हम अक्सर बात करते हैं इक्विटी, डेट, गोल्ड, सिल्वर इत्यादि की, और रियल एस्टेट में अक्सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपने आप चाहे वो मकान हो, दुकान हो, प्लॉट हो, इस तरह से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन एक जरिया है आपके पास में रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। अब इसमें भी कि आप अलग से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट हम जब बात करते हैं म्यूचुअल फंड की, तो म्यूचुअल फंड के जरिए आपको इक्विटी में निवेश करने का मौका मिलता है, डेट में निवेश करने का मौका मिलता है। इसी तरह से गोल्ड, सिल्वर और रीट्स, इनविट्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। अभी तक क्या है कि इक्विटी में तो आपको पता है ऐसे फंड्स हैं जहां पर आपको 100% इक्विटी एलोकेशन मिल जाएगा। डेट में भी ऐसे फंड्स हैं जहां पर 100% डेट मिलेगा। गोल्ड में भी चॉइस अवेलेबल है। लेकिन अभी तक रीट्स और इनविट्स है, इसके लिए एक कंडीशन है कि किसी भी फंड, चाहे वो इक्विटी फंड हो, हाइब्रिड फंड हो या फिर वो डेट फंड हो, उसमें जो एलोकेशन है वो मैक्सिमम 10% तक ही रह सकता है। तो यानी कि आप यदि कोई फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आपको एक्सपोजर रीट्स और इनविट्स का मैक्सिमम 10% मिलेगा। दूसरी कंडीशन ये भी है, जब हम इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहां पर सेबी का जो रेगुलेशन है कि किसी एक स्टॉक में एलोकेशन 10% से ऊपर नहीं हो सकता, 10% के नीचे होगा। बट रीट्स और इनविट्स के लिए कंडीशन यह है कि मैक्सिमम 5% हो सकता है। तो सेबी ने अब क्या किया है, कंसल्टेशन पेपर में यह प्रपोज किया है कि आप टोटल एलोकेशन है एक फंड के अंदर जो अभी तक 10% का, उसे बढ़ाकर 20% किया जा सकता है, और जो एक सिंगल रीट में एलोकेशन है जो 5% पर अभी तक लिमिटेड है, उसे बढ़ाकर डबल करके 10% किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ध्यान रहे जो मैंने अभी कहा कि एक फंड में 20% तक किया जा सकता है ओवरऑल एलोकेशन। वो इक्विटी फंड में 20% किया जा सकता है, हाइब्रिड में 20% किया जा सकता है, लेकिन डेट फंड के अंदर मैक्सिमम 10% ही रखा जाएगा यदि कोई फंड रखना चाहता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब यदि ये प्रपोजल जो है ये कन्वर्ट होता है रूल में, तो उसके बाद में आपके फंड्स में आपको रीट्स और इनविट्स एलोकेशन ज्यादा देखने को मिल सकता है। थोड़ा सा हाइब्रिड स्कीम्स को लेकर जो प्रपोजल एम्फी ने और एमफैक ने दिया है, विश्वजीत जी, वो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट में इसको क्लासिफाई करने को लेकर अपनी तर्क सामने रख रहे हैं। क्या मंशा हो सकती है उनकी इसके पीछे? देखिए, जो रीट्स और इन्वेस्ट का इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर है वो दोनों ही कैटेगरी को सूट करता है, डेट को भी और इक्विटी को भी। तो इसलिए इसको हाइब्रिड के लिए सजेस्ट करने के प्रस्ताव आया है। लेकिन जो सेबी प्रपोज कर रहा है वो इसको इक्विटी की तरह, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की तरह प्रपोज कर रहा है। तो जो टैक्स ट्रीटमेंट वगैरह होगा वो भी इक्विटी की तरह ही होगा। देखिए, समझने वाली बात यह है कि रीट्स और इन्विट्स में अभी कोई बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं है, तो म्यूचुअल फंड्स भी करीब करीब 2-3% से ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं अभी। तो सेबी का ये मानना है कि डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से निवेशक जो रियल एस्टेट में निवेश नहीं कर पाते, जिसमें बड़ा एक कॉर्पस चाहिए होता है, म्यूचुअल फंड के थ्रू छोटी सी अमाउंट से भी उनको एक अच्छा खासा डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, एक नई एसेट क्लास में निवेश करने का मौका मिलेगा छोटी सी अमाउंट में, और बहुत कन्वीनियंस से, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कन्वीनियंट होता है निवेश करना। दूसरा, रीट्स और इनविट्स में अगर देखें कविता जी, तो बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी नहीं, लेकिन काफी समय सेबी के कुछ गाइडलाइंस आई हैं जो ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करती हैं, जहां पे जो रीट्स जो अपने जो उनके फाइनेंशियल स्टेटस थे वो हाफ ईयरली रिलीज करते थे, अब उनको क्वार्टरली रिलीज करना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी आई हैं कि वो जो पैसा उनके पास आया है वो किस प्रोजेक्ट में निवेश कर रहे हैं, तो निवेशकों को पता होना चाहिए कि वो कहाँ पे निवेश कर रहे हैं, उनका पैसा कहाँ पे लग रहा है। तो ये ट्रांसपेरेंसी हो रही है, और सेबी ये भी चाहता है कि इन सेक्टर्स में
जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, जो रियल एस्टेट सेक्टर है, यहाँ पे थोड़ा फोकस और बढ़ना चाहिए, थोड़ा फंड फ्लो और ज़्यादा जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से निवेशकों के लिए सबसे बड़ी अच्छी खुशखबरी है कि उनको एक डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा नई एसेट क्लास में, थोड़े से पैसे इन्वेस्ट करके, और वहीं फंड मैनेजर की जो एक्सपर्टीज होती है, जहाँ पे क्योंकि अभी लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है कि रीट्स क्या कहाँ पे इन्वेस्ट करता है या इन्विट्स कहाँ पे इन्वेस्ट करता है और उससे क्या लाभ हो सकता है। तो फंड मैनेजर आपके बिहाफ पे निवेश करेगा और आपको उसका जो फायदा है, वो निवेशकों को अपने प्रोपोर्शनली जिस तरीके से वो निवेश कर रहे हैं, उस तरीके से उनको मिलेगा। तो टैक्स ट्रीटमेंट जो सेबी प्रपोज वो इक्विटी का होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रूव हो जाएगा और ये इक्विटी एज एन एसेट क्लास की तरह ही ट्रीट किया जाएगा इसका टैक्स ट्रीटमेंट। ऐसे में पंकज जी, इस कदम से कितना ज़रूरी हो गया है रीट्स और इन्वीस्ट जैसे इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में लोगों का एक्सपोजर बढ़ाना, खासतौर से अगर मैं रिटेल निवेशकों की बात करूँ अब, क्योंकि हम एक इजाफा देख ही रहे हैं म्यूचुअल फंड्स की ओर से जो वो शेयर बाजार से जुड़ रहे हैं, रीट्स और इन्वीस्ट को लेकर और कितनी राह आसान हो जाएगी अगर इस तरह का प्रावधान लिया जाता है तो? बिल्कुल देखिए, अभी क्योंकि डायरेक्टली लोग गोल्ड फंड में अलग से कर लेते हैं, डेट फंड में अलग से कर लेते हैं, लेकिन रीट्स में ऐसे इन्वेस्टर्स अलग से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा एलोकेशन नहीं देखा जाता है, तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के जरिए उन्हें एक्सपोजर मिल जाएगा। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिहाज से ये बहुत अच्छा काम है। अब यह है कि हम अगर देखें यहाँ पर, तो इंडिया में एज ऑफ नाउ ही रीट्स है, हालांकि इनविट्स में ज़्यादा कंपनी, अराउंड 18 कंपनीज यहाँ पर हैं। ओवरऑल जो मार्केट साइज है वो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ, क्योंकि जब रीट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टी का एक्सपोजर मिल रहा है, क्योंकि जो अल्टीमेटली रीट्स जो इन्वेस्ट करते हैं वो हॉस्पिटल्स, होटल्स या कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके उसे लीज पर देते हैं, उससे जो इनकम जनरेट होती है वो इन्वेस्टर को मिलती है। तो अल्टीमेटली म्यूचुअल फंड के जरिए आपको कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज का और इन्विट्स के जरिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का फायदा मिल रहा है। तो इसमें दो बातें हैं, एक तो इन्वेस्टर्स के लिहाज से बिल्कुल अच्छा ही है और नेशन की ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि जब कैपिटल मार्केट में पैसा आएगा तो डेफिनेटली उससे डेवलपमेंट की संभावना बढ़ेगी, तो इस लिहाज से भी अच्छा है। तो इन्वेस्टर्स को डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा, उन्हें एक और एसेट क्लास में ज्यादा एक्सपोजर मिल पाएगा। अब देखना यह होगा इन्वेस्टर्स को बाद में कि अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से, क्योंकि रीट्स का जो रिस्क होगा है वो इक्विटी से थोड़ा कम माना जा सकता है, लेकिन डेट के मुकाबले ज्यादा माना जाएगा। तो इस हिसाब से इन्वेस्टर्स जब ये फंड्स में एक्सपोजर होगा तो जरूर देखना होगा उनको कि उनको कितना रिस्क लेना चाहिए और कौन से फंड में कितना एक्सपोजर है, उस हिसाब से डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन बहरहाल उन्हें एक चॉइस मिल रही है, ऑप्शन मिल रहा है, ये मेरे हिसाब से अच्छी पहल होगी। चलिए, तो ये पहल अच्छी होगी, देखना होगा कि आगे किस तरह से बढ़ा जाता है सेबी की तरफ से। अभी तो केवल ड्राफ्ट प्रपोजल है जो कि सामने आया है, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक लेते हैं हम इस शो में और ब्रेक के उस पार दर्शकों से जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। विश्वजीत जी के लिए सुधाकर हमारे साथ फोन लाइन पर भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर मैं जाऊँ उससे पहले नंबर आपके स्क्रीन पर हम फ्लैश, विश्वजीत मेरे साथ जुड़े हुए हैं और विश्वजीत जी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक हैं सुधाकर। सुधाकर, हाय, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच अपने सवाल हम तक पहुंचाने के लिए। बताइए, आप सुन सकते हैं मुझे? जी मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर, कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं सांगली महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ। अरे, गर्मी के क्या हाल चाल सर? 40 के करीब है मैडम। ओहो, ज्यादा हालत खराब है ना। तो मार्केटिंग का जॉब है ऊपर से, तो गर्मी में रहते ओहो, तो ख्याल रखिए अपना, पानी वगैरह आप साथ लीजिए और कांच और नींबू पानी वगैरह रखें, बहुत ज़रूरी है सेहत का ख्याल रखना। आपके पोर्टफोलियो की सेहत तो हमारे आपने पहुंचा दी है, देखते हैं कितनी सही कितनी नहीं। और पोर्टफोलियो की वैल्यू आपने दे दी है सर, आपने 12 से 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, 1 करोड़ है, तो SIP 8000। ये फंड्स आपने खुद सिलेक्ट किए हैं? यूट्यूब पे देख के बनाया मैंने। यूट्यूब पे देख के बना लिया? किसको देखते हैं यूट्यूब पर? और यूट्यूब पर भरोसा, कभी डर नहीं लगता गलत जगह मिल गई तो? वैसे अपन भी पढ़ते हैं, मतलब जैसे गूगल पे सर्च करते हैं। ये आपने सही तो बोला। फंड के बारे में भी देखते हैं कैसा है। हाँ, चलिए ठीक है। मोतीलाल से 3 फंड आपने डाल रहे, कोई खास वजह? ये अलग अलग है, जैसे गोल्ड में तो अलग अलग है, कुछ ओवरलैप नहीं रहेगा।
और माइक्रो हाँ। कैप में तो ओवरलैप नहीं रहेगा। और डाइवर्सिफिकेशन के लिए तो स्मॉल कैप लिया है। चलिए, बहुत बढ़िया। मुझे लगता है विश्वजीत जी का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है। ओवरलैप, डाइवर्सिफिकेशन जैसे शब्द अगर समझ में आ रहे हैं, पोर्टफोलियो ये सब देखकर इन्होंने बनाया होगा। बताइए विश्वजीत जी, अब कहाँ पर आपको लगता है कि इनको मदद की ज़रूरत है? बिल्कुल कविता जी, इनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, जैसा ये खुद सुधाकर जी ने बताया। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में मल्टी कैप के थ्रू है, कहीं फ्लेक्सी कैप के थ्रू है, तो डाइवर्सिफाइड है पोर्टफोलियो। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कविता जी, मोतीलाल के 3 फंड्स हैं, तो कैटेगरीज तो अलग है, बट कहीं न कहीं एक ही एएमसी में निवेश किया हुआ है। तो सुधाकर जी, हम लोग सजेस्ट करते हैं कि एक ही एएमसी में भी 15-20% ज़्यादा एक्सपोज़र नहीं होना चाहिए और 3 फंड्स एक एएमसी के लेना शायद उतना हो, चाहे वो कोई भी एएमसी हो। फिलहाल में बहुत अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले होंगे आपको, तो हो सकता है आपने रिटर्न्स देखकर 3 डिफरेंट कैटेगरीज के फंड लिए हैं। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप एक फंड से वहाँ से निकल सकते हैं और उसमें भी मोतीलाल ओसवाल का जो माइक्रो फंड है, वहाँ से आप निकल जाएँ क्योंकि आपके पास स्मॉल कैप है। तो मेरे ख्याल में वो पर्याप्त है डाइवर्सिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और कहीं न कहीं माइक्रो कैप में थोड़ा-सा रिस्क आपका और बढ़ जाता है और ओवरऑल पोर्टफोलियो में देखें, तो एक लार्ज कैप, प्योर लार्ज कैप फंड मिसिंग है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा वो माइक्रो कैप की एसआईपी को स्टॉप करके आप एक लार्ज कैप फंड की एसआईपी में स्टार्ट कर दें, जिसमें चाहे तो निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का ब्लू चिप फंड आप ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अगर आपका गणित देखें तो आप ₹7,000 की एसआईपी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपका लक्ष्य जो आपने 15 वर्ष में रखा है वो 1 करोड़ का है। तो ये एसआईपी अमाउंट थोड़ा-सा अभी कम है, ये गोल थोड़ा-सा एम्बिशियस लग रहा है, तो या तो आप 20,000 की एसआईपी तक पहुँच जाएँ, 7,000 से सीधा 20,000 की एसआईपी करें, तब आप 1 करोड़ के लक्ष्य तक पहुँच जाएँगे, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं और 15 वर्ष का टाइम होराइज़न लेके चलते हैं। अदरवाइज़ आपको जब मौका मिले 15-20% का आप स्टेप अप करते रहें, तब जाके आप अपने गोल के करीब पहुँच पाएँगे क्योंकि अभी एसआईपी अमाउंट छोटा है और गोल जो आपने रखा है वो काफ़ी बड़ा है। पोर्टफोलियो के हिसाब उसमें एक फंड से मैंने आपको निकलने को बोला है, वहाँ से आप लार्ज कैप फंड में चले जाएँ, बाकी फंड्स में आप निवेशित रह सकते हैं, अच्छे फंड्स हैं उसमें आप कंटिन्यू करें और हर साल कोशिश करें अपना पोर्टफोलियो रिव्यू अवश्य करें, बट अभी टाइम बीइंग के लिए पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, बस ये एक छोटा-सा बदलाव आप अवश्य करें। ये तो ये बदलाव जो आपको बताए गए हैं, सुधाकर जी, सुने आपने? जी मैम, मेरा 8,000 का हिस्सा दिया मैम। व्हाइट हाँ व्हाइट जी। का मिड कैप भी है 1,000 का। अच्छा, वाइट ओक का मिड कैप भी है। 1,000 का वो डालना भूल गया था मैं। और एक छोटा सा अच्छा। क्वेश्चन था मैम, जैसे हाँ, ईडेलवाइज का पूछिए। जो टेक्नोलॉजी फंड है उसका हाँ। एक्सचेंज रेशियो कितना है? सर बता सकते हैं क्या? अब कहीं कहीं पे 1.4 दिखता है, कहीं कहीं 0.63 दिखता है। ओके। बिल्कुल। विश्वजीत जी, मिड कैप और एक्सपेंस रेशियो एडलवाइस के। जी, मिड कैप तो बिल्कुल ठीक है, आप उसमें बने रहें, तो मेरे पास था नहीं इसलिए बता नहीं पाया, बट आपके पास मिड कैप इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप फंड में भी आपको मिड कैप एक्सपोज़र मिल रहा है, कोटक मल्टी कैप भी आपको मिड कैप एक्सपोज़र मिल रहा है। आपने एक डेडिकेटेड फंड ले रखा है, तो वो भी बहुत अच्छी बात है, कोई उसमें बुराई नहीं है। जहाँ तक कि एक्सपेंस रेशियो का सवाल है, हो सकता है आप रेगुलर और डायरेक्ट फंड का डिफरेंस देख रहे होंगे एक्सपेंस रेशियो में, आपको डिफरेंस नज़र आ रहा है, अदरवाइज़ फंड नॉर्मली एक ही एक्सपेंस रेशियो होता है, रेगुलर में थोड़ा ज़्यादा होता है, डायरेक्ट में कम होता है, तो वो आप डिफरेंस शायद इससे आपको कन्फ्यूज़ लग रहा है। मेरे ख्याल में वो आप जिस तरीके के फंड में आप निवेश करना चाह रहे हैं, अगर डायरेक्ट है, तो आपको शायद एक्सपेंस रेशियो कम लगे। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट सुधाकर जी। प्रताप मंथन मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। प्रताप, नमस्कार। नमस्कार मैम। कहाँ से बोल रहे मैम उड़ीसा से बोल रहा हूँ। हो? ऑलराइट, आपका पोर्टफोलियो है मेरे पास। आपने बहुत सारे मिड लार्ज कैप भी पोर्टफोलियो में डाल रखे हैं, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी एसेट भी है, कॉन्ट्रा भी है, ईएलएसएस भी है, बहुत सारे फंड डाल दिए हैं। गोल्ड एंड सिल्वर का ईटीएफ भी ले रखा है आपने। प्रताप, खुद मैनेज करते हैं पोर्टफोलियो को? हाँ मैम। 12 साल तक मैम, रहेंगे इसमें? जी मैम, 12 से 15 साल तक रहूँगा। और कितना कॉर्पस चाहिए? तो मैम तो मेरे 1 करोड़ चाहिए। 1 करोड़ चाहिए। कोई और मैं खास वजह किसी ने आपको? गवर्नमेंट जॉब में मैं हूँ मैम, तो इसे कुछ कर रहा है, तो फिर इसको मैं कर रहा हूँ मैम। कितना तक जाऊँगा मैम? अच्छा। 1 करोड़ तो पहुँचूंगा ही नहीं। किसी ने आपको कहा कि ऐसे
10-12 हज़ार रुपये अगर डालने हैं तो उतने ही फंड्स डालने पड़ेंगे पोर्टफोलियो में, 10-11? किसी ने आपको सलाह दी है ऐसी? नहीं मैम, तो मैं आपका यही चैनल में देख रहा हूँ, इसी नाव में, तो उसको देख हाँ, के ले रहा हूँ। अच्छा। तो सब जो जो दूसरों को हमने रेकमेंड किए हैं वो आपने अपने पोर्टफोलियो में डाल लिए, ऐसा है प्रताप? हाँ 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 मैम। वो तो उनके लिए सही रहे होंगे। चलिए बताते हैं आपको आप किन किन फंड्स में से निकल जाना चाहिए। फंड्स तो अच्छे हैं पंकज जी, सभी इन्होंने डाल रखे हैं अपने पोर्टफोलियो में, बट इतने फंड्स की ज़रूरत नहीं है। और बाकियों को जो शायद हमने सलाह दी होगी कभी शो में, वो उन्होंने अपने ऊपर भी लागू कर दी है। बताइए कहाँ बदलाव करें? बिल्कुल कविता जी, सही कहा आपने। प्रताप जी देखिए, फंड्स आपने अच्छे चुने हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुझे सभी फंड्स आपके पसंद आए, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि 11 फंड आपने ले लिए हैं पोर्टफोलियो में, तो ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो फंड्स आपको कम करने चाहिए। अब एलोकेशन भी सही है, आपने लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, साथ साथ गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन अब क्योंकि मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी आपको लग रहा होगा 11 फंड बहुत ज़्यादा नहीं, बट होता क्या है, यदि आप अभी से इसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो होगा क्या, आने वाले समय में आपके फंड और बढ़ जाएंगे। कई बार ये होता है कि हम कहते हैं कि फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप एसआईपी रोक दीजिए, पर जो आपका ऑलरेडी इकट्ठा हो गया उसे रहने दीजिए। फिर क्या होता है, नई एसआईपी और स्टार्ट हो जाती है, और जो फंड्स में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी बढ़ जाता है। तो कुछ सालों में आप देखेंगे कि ऐसे चलता रहेगा, तो 11 बजाय आपके शायद डबल हो जाएंगे। तो मेरी सलाह यह है कि इसी वक्त पर यदि आप फंड कम कर सकें तो ये बेहतर हो, क्योंकि इतने सारे फंड्स पहले ही ज्यादा हैं और भविष्य में और बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब कैसे कम करें, क्योंकि फंड सारे अच्छे हैं। तो एक काम किया जा सकता है कि आपके पास जो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड है, जैसे बंधन का स्मॉल कैप फंड है, एडलवाइज का मिड कैप फंड है, और निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इनमें एसआईपी रोक सकते हैं। क्योंकि जो आपके पास में फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, कॉन्ट्रा फंड है, इनके जरिए भी आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा कि वो डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, उनके अंदर सभी कुछ आपको मिल रहा है, और ऊपर से क्योंकि एज ए स्ट्रेटजी वहां पर थोड़ा बहुत जो बदलाव करना होता है एक्सपोजर को लेकर, वो भी फंड मैनेजर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा तरीका होता है कि आप इन फंड्स में से इनमें एसआईपी रोक दें, जो आपके पास प्योरली लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप है, और जो बाकी के फंड्स हैं, जो डाइवर्सिफाइड फंड्स मैंने आपको बताए, जहां पर सभी तरह के मार्केट कैप का एक्सपोजर है, जैसे कोटक का मल्टी कैप है, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, इनमें आप एसआईपी अमाउंट बढ़ा सकते हैं। तो एक राय ये है। दूसरी बात है टारगेट को लेकर। अभी जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अगर 12% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ हम यहां पर मानकर चलें, तो 12 साल में करीब 35 लाख रुपए इकट्ठा हो पाएगा। और यदि मैं कहूं कि 10% से आप स्टेप अप कीजिए, तब भी आपका करीब 56 लाख रुपया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसके लिए जरूरत यह है कि जितनी ज्यादा हो सके एसआईपी आप इसी वक्त बढ़ा लें, और उसके बाद साल दर साल जितना अधिक से अधिक हो सके उतना बढ़ाएं, साथ में टॉपअप करें जब भी आपके पास लमसम अमाउंट हो, ताकि आप 1 करोड़ रुपया जो आप टारगेट लेकर चल रहे हैं वो जुटा पाएं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, आप समझते हैं कि इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की वजह से पैसे की वैल्यू और भी कम हो जाती है। तो 12 साल के बाद में 1 करोड़ की बजाय यदि और ज्यादा पैसे इकट्ठा हो पाएगा तो वो और भी सही रहेगा। तो अमाउंट बढ़ाइए, फंड्स कम कीजिए, ये मेरी राय है आपके लिए। प्रताप, निवेश बढ़ाने की ज़रूरत है और फंड्स कम करने की सलाह जो पंकज जी आपको दे रहे हैं। कोई और सवाल आपको पूछना हो? मैं समझ गया ये। ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नूरुल सरकार का सवाल लेंगे विश्वजीत जी, आपके लिए है। और 15 साल 3 करोड़ स्टेप अप करेंगे 10% से। लमसम इन्वेस्टमेंट है एसबीआई मैग में, एक्सिस मैन्युफैक्चरिंग, एसबीआई टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी। एसआईपी की डिटेल्स जो दी हैं उसमें इन्होंने डाल रखे हैं 8 फंड्स, और अधिकतर फंड्स में 5-5 हज़ार हैं। केवल यहाँ पर 2 फंड में 8,000 और एक में 3,000 की एसआईपी चल रही है। टोटल पोर्टफोलियो का वैल्यू 21.50 लाख है जो इन्होंने दिया है। बताइएगा। बिल्कुल नूरुल जी, आप पोर्टफोलियो है काफी डाइवर्सिफाइड है, और आपने जो 44,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर हम उसका 12% का सीएजीआर लेके चले तो 15 वर्ष में यहीं पर ही आपके 3 करोड़ 82 लाख बन जाते हैं। तो आपने जो लक्ष्य रखा है
वो 3 करोड़ का है, तो आपका एसआईपी से ही वो लक्ष्य अचीव हो जाता है। बस आपने 10% का स्टेप अप करना है, तो 3 करोड़ 82 लाख यही बन जाते हैं। इसके अलावा भी आपके पास 21 लाख 50,000 का जो लमसम कॉर्पस पड़ा हुआ है, अगर ये निवेशित रहता है, तो ये भी 15 वर्ष में 1 करोड़ 17 लाख बन जाएगा। तो कहीं न कहीं 5 करोड़ तक पहुँच रहे हैं और आपने लक्ष्य रखा है 3 करोड़ का, तो बहुत अच्छा है। बस केवल कोशिश करें कि स्टेप अप आप 10% करते रहें, तो आपका काफ़ी अच्छा कॉर्पस यहाँ बनता नज़र आ रहा है। अगर हम पोर्टफोलियो को देखें, तो थोड़े एसबीआई के एक ही एएमसी के काफ़ी ज़्यादा फंड आपने ले रखे हैं, तो इसको हम थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क भी कहते हैं। कभी-कभी क्या होता है कि एक एएमसी परफॉर्म नहीं करती है, तो उससे ज़्यादातर फंड्स भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। हालाँकि एसबीआई जो है इंडिया की टॉप एएमसी है, लार्जेस्ट एयूएम है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, तो एएमसी में कोई कमी नहीं है, बट कोई भी एएमसी हो, तो भी ज़्यादा फंड एक ही एएमसी के नहीं होने चाहिए। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आपके पास 2 लार्ज फंड है, एसबीआई ब्लू चिप भी है, वहीं निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड भी है, तो आप एसबीआई ब्लू चिप वाली एसआईपी जो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में ऐड कर दें, तो आपका एक ही फंड हो जाएगा, 10,000 की एसआईपी निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में हो जाएगी। इसके साथ ही आपके पास 2 स्मॉल कैप फंड है, एक क्वांटम का स्मॉल कैप फंड है, एसबीआई का स्मॉल कैप फंड है। तो अगेन एसबीआई का स्मॉल कैप फंड की 5,000 की एसआईपी आप रोक दें और वही क्वांटम स्मॉल कैप फंड में इंक्रीज कर दें, तो कहीं न कहीं आपके फंड्स भी थोड़े कम हो जाएंगे एसबीआई के और ओवरऑल कंसोलिडेशन भी हो जाएगा पोर्टफोलियो में। और इसके साथ ही आईसीआईसीआई प्रू का इक्विटी एंड डेट फंड भी है, जो एक हाइब्रिड कैटेगरी है। अभी टाइम बीइंग के लिए, क्योंकि मार्केट में बाजार में एक उथल-पुथल है, वोलेटिलिटी है, तो थोड़े समय के लिए आप बने रह सकते हैं। बट आगे चल के अगर आपको लगे थोड़ा स्टेबलाइज हो रही है मार्केट, तो आप इस आईसीआईसीआई पोटेंशियल के फोकस्ड फंड में आ सकते हैं, तो कि एक डिफरेंट कैटेगरी है। क्योंकि आपकी लंबी अवधि है, तो शायद आपको हाइब्रिड फंड की इतनी आवश्यकता ना हो, प्योर इक्विटी फंड भी आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ये थोड़े से बदलाव आपको करने हैं और इसके अलावा जो आप 10% का स्टेप अप आप ज़रूर करें, ताकि आप जो गोल है उससे कहीं अधिक आप अपना कॉर्पस अचीव कर पाएँ। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। चलिए, तो नूरुल को ये सलाह दी जा रही है। स्वरूप का मैं सवाल लेना चाहती हूँ। पंकज जी, आपके पास होगा। स्वरूप भट्टाचार्य जी, एक्सिस सी कैप में 2000 की एसआईपी कर रहे हैं, 2018 से कंटिन्यू करें या नहीं, इनका सवाल है। और साथ ही 15 साल आगे और रुकना चाहते हैं, क्या रुकें या ना रुकें? मुझे नहीं पता इनके पोर्टफोलियो में और भी कोई फंड्स हैं या नहीं, लेकिन ये दिक्कत शायद अगर पोर्टफोलियो में किसी फंड को लेकर आ रही है, शायद तो वो एक्सिस के फ्लेक्सी कैप में होगी, ऐसा मैं अज्यूम कर रही हूँ। बताइए। तो सही कहा आपने कि पता नहीं है कि कितने फंड्स हैं। अब अगर हाँ। ये एक छोटा सा हिस्सा है पोर्टफोलियो का, तो फिर सवाल का उत्तर कुछ अलग हो सकता है। यदि एक ही फंड है पोर्टफोलियो में और वो एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, तो शायद आंसर कुछ और हो। बट पहले फंड की बात कर लेते हैं। देखिए, 2018 में ये फंड लॉन्च हुआ था और अगर हम देखें सिंस बिगिनिंग इसका जो CAGR है, वो करीब 2017 में बल्कि लॉन्च हुआ था, 18 में तो इन्होंने इन्वेस्ट किया है, 17 में लॉन्च हुआ और इसका CAGR जो है वो 14% का सिंस बिगिनिंग। और लास्ट 1 ईयर में भी फंड ने 12% का रिटर्न दिया है और इसका एक्सपोजर जो है लार्ज कैप में ज्यादा है, तो लार्ज कैप फोकस्ड अप्रोच है। इस फंड की परफॉर्मेंस फिलहाल काफी सुधर गई है, लेकिन बीच में हमने देखा कि करीब 3 साल फंड ने काफी खराब प्रदर्शन दिखाया। तो यदि मैं बात करूं इस वक्त पर जिस तरह का पोर्टफोलियो है और जिस तरह से इंप्रूवमेंट हुआ है, तो ये पोर्टफोलियो बने रहे अगर इसमें, इस स्कीम में, तो मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं होगा। लेकिन अगर मैं बात करूं इस फंड के मुकाबले और जो बेहतर फंड्स हैं, जैसे कि HDFC फ्लेक्सी कैप फंड की हम बात करें, तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रही है और एक अच्छा फंड है। तो अगेन, यदि आपके पोर्टफोलियो में पहले से बहुत सारे फंड्स हैं, ये एक छोटा सा एलोकेशन है और क्योंकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी काफी इंप्रूव हो रही है, अगर हम सिर्फ कुछ सालों को छोड़ दें और सिर्फ बिगिनिंग देखें, तो भी फंड ने 14% का CAGR डिलीवर किया, तो वो भी सही लगता है। हालांकि पास्ट परफॉर्मेंस इस बात की गारंटी नहीं मिलती है कि भविष्य में ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई देगी, लेकिन एक सिर्फ इस बात का आइडिया लेने के लिए कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है फंड का, मैंने जिक्र किया इस बात के लिए। तो आप ये तय कीजिए, अगर एक ही फंड है आपके पोर्टफोलियो में, तो फिर आप शायद किसी और फंड में स्विच करना चाहें, अदरवाइज आप बने रह सकते हैं। ऑलराइट, शैलेंद्र सिंह का हम सवाल लेंगे। विश्वजीत जी, आपके पास होगा इनका सवाल। अगेन, बहुत सारे फंड्स हैं, 50,000 की एसआईपी कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, लमसम 50,000 का है और एसआईपी इनकी चल रही है वो अलग 33,000 की है। ये फंड्स की डिटेल्स आपके पास होगी विश्वजीत जी। और
और 10 से 12 साल 10% भी करेंगे, 2 CR का टारगेट है। बिल्कुल, शैलेंद्र जी का कविता जी, अगर हम पोर्टफोलियो देखते हैं तो उसमें कहीं 2 फ्लेक्सी कैप फंड है और ओवरलैप भी है। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा इसमें से कोई भी एक फ्लेक्सी कैप फंड में कंटिन्यू करें। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा है, जेएम फ्लेक्सी कैप भी बहुत अच्छा है। तो आप एक फ्लेक्सी कैप फंड कंटिन्यू करें और वही जो ₹4000 हैं, चाहे वो जेएम के हैं, उसको 2 को डिवाइड कर सकते हैं। ₹2000 आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में ऐड कर सकते हैं और ₹2000 आप कोटक के मल्टी कैप फंड में ऐड कर सकते हैं। तो एक अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। जहाँ तक कि गणित का सवाल है, ₹3000 की एसआईपी अगर ये कर रहे हैं, 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं और हम 12 वर्ष का ही टाइम पीरियड लेके चलते हैं, तो ये कहीं न कहीं ₹1 करोड़ तक पहुँच पा रहे हैं। और वहीं इनका लक्ष्य जो है वो 2 करोड़ का है। तो करना क्या है, केवल 14% के हिसाब से स्टेप अप करना है। तो 33,000 की एसआईपी में 14% का स्टेप अप अगर करते हैं, तो ये 2 करोड़ के लक्ष्य तक आराम से पहुँच पाएँगे। क्योंकि समय पीरियड जो है 12 वर्ष का ही है, तो थोड़ा-सा स्टेप अप आपको करना होगा शैलेंद्र जी। बाकी आपके पास एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड भी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी हाइब्रिड की आवश्यकता नहीं है, तो कोशिश कर सकते हैं आप एचडीएफसी बैफ से निकल के ही एचडीएफसी फोकस 30 फंड है, जो कि एक डिफरेंट कैटेगरी है। आप उसमें निवेश कर सकते हैं या एसआईपी को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में बेहतर रहेगा, क्योंकि लंबे अवधि में आपको प्योर इक्विटी फंड, डाइवर्सिफाइड प्योर इक्विटी फंड अच्छे रिटर्न्स दे सकता है। तो ये थोड़ा-सा बदलाव आप करें और जो 2 फ्लेक्सी कैप फंड है उसमें से एक फ्लेक्सी कैप में कंटिन्यू करें, बाकी को डिवाइड कर दें। तो ये थोड़े-थोड़े बदलाव। बाकी जो फंड्स आपके हैं, कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड, बंधन स्मॉल कैप, ये सारे ही टॉप क्वार्टर फंड्स हैं। इसमें आप निवेशित रहें और अपना जो स्टेप अप है, इन सभी फंड्स में आप प्रोपोर्शनेटली बढ़ा सकते हैं। ओके, ऑलराइट। चलिए, मेरे ख्याल से काफ़ी विस्तार से आपने आप दोनों के दर्शकों के पोर्टफोलियो पर जवाब दिए हैं, लेकिन मेरा समय समाप्त हुआ है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। तमाम दर्शकों को बता दें एक बार फिर से कि रोज़ाना ये शो हम लेकर आते हैं जहाँ पर आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। ये हमारी शो की बहुत ही खास हाईलाइट है, क्योंकि आप डायरेक्टली हमारे एक्सपर्ट के साथ बातचीत कर सकते हैं और अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की प्लानिंग उनसे करवा सकते हैं। 9619873567 ये वो नंबर है जहाँ जो है अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं आप। बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हम लाइव होते हैं इस शो के दौरान। देख सकते हैं शो यूट्यूब पर भी और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।